वंस मोर वेलकम टू SLH। हम उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस PGT पोस्ट के लिए ऑल इंडिया लेवल पे, चाहे KVS में हो या DSSB हो या UP PGT हो, पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड, या UGC नेट पॉलिटिकल साइंस हो, सभी के लिए काम में आएंगे। इनको हम आगे प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। राजनीतिक दल आधारशिला है। ऑप्शन ए है जनमत की, निर्वाचन की, संसद की या प्रजातांत्रिक। तो 67 जो है उसका आंसर होगा डी, प्रजातंत्र, क्योंकि प्रजातंत्र में ही राजनीतिक दल बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। प्रतिनिधि सरकार की सफलता निर्भर करती है। प्रतिनिधि सरकार की सफलता किस चीज़ पर निर्भर करती है? क्या वो ए है व्यवस्थापिका पर, कार्यपालिका पर, राजनीतिक दल पर या दबाव समूह पर? तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ए या बी या सी या डी, बताइए। इसका आंसर सी, यानी राजनीतिक दल पर, क्योंकि प्रतिनिधि जो व्यवस्था राजनीतिक दल पर ही टिकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ देखते हैं। दल संगठन राजनीतिक दलों को नियंत्रित करते हैं, यानी दल संगठन राजनीतिक दलों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये किसकी उक्ति है, यानी ये स्टेटमेंट किसका है? लॉवेल का, गिलक्राइस्ट का, मैकाइवर का या हीगेल का? लॉवेल का। ये कथन लॉवेल का है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी जनता को दल भावना के विनष्टकारी प्रभाव के विरुद्ध किसने चेतावनी दी थी? अब्राहम लिंकन ने, नेफर्स्ट ने, मेडिसन ने या वाशिंगटन ने? तो इसका आंसर डी, वाशिंगटन है। आ, 69 का ए था। राजनीतिक दल को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। अमेरिका, भारत, फ्रांस या ब्रिटेन? तो ऐसे कौन से देश में हैं जो राजनीतिक दल को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? यानी सी, अमेरिका। राजनीतिक दल को सी, फ्रांस। फ्रांस इसका आंसर है। इस देश में संविधान के अनुच्छेद 4 के अनुसार मताधिकार की अभिव्यक्ति की मुख्य साधन राजनीतिक दल होगा। पंचम गणतंत्र यानी फ्रांस से है। पांचवा जो गणतंत्र लागू हुआ था उस फ्रांस में, उस समय इसमें लिखी गई थी, उनके संविधान में लिखी गई थी। तो अगला क्वेश्चन है, कहाँ के प्रजातंत्र में दबाव समूह का प्रभाव कम है? तो उसका आंसर देखते हैं क्या होगा। क्या ऑप्शन ए है फ्रांस, भारत, अमेरिका या ब्रिटेन? तो कहाँ के प्रजातंत्र में दबाव समूह का प्रभाव कम है? तो ये आंसर है ए, फ्रांस। अमेरिका, ब्रिटेन या भारत की तरह फ्रांस में दबाव समूह का प्रभाव नहीं है, क्योंकि शासन शक्ति व्यवस्थापिका के आंचल से निकलकर कार्यपालिका के हाथ में चली गई है, इसलिए दबाव समूह का प्रभाव फ्रांस में कम ही हो गया है। तो इसका आंसर फ्रांस था, वहाँ पे दबाव समूह का प्रभाव कम है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण उपखंड है, ये किसका कथन है? यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण उपखंड है। क्या ये कथन स्प्राउट का है, चार्ल्स स्लाइचर का है, जेम्स रोजनाउ का है या मॉर्गनथाउ का है? तो ये कथन तुम्हारा सी, जेम्स रोजनाउ का है। जेम्स रोजनाउ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण उपखंड है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र कौन है? राजनीतिज्ञ, राज्य, सरकार या संधि? प्रमुख पात्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन हो सकता है? इसका सिंपल सा आंसर है बी,
राज्य, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राज्यों के बाहरी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक देश का अपना भौगोलिक महत्व होता है और तदनुरूप ही उसे दूसरे पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध रखने होते हैं, यानी नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट, एज मॉर्गनथाउ सेड। तो इसका आंसर राज्य है। स्वतंत्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों का संचालन करने में अधिक महत्व है, यानी स्वतंत्र राज्य के पारस्परिक संबंधों का संचालन करने में अधिक महत्व है। तो ये राष्ट्रीय कानून का, संवैधानिक कानून का, अंतर्राष्ट्रीय कानून का या नैतिक कानून का। तो 75 में आंसर है सी, अंतर्राष्ट्रीय कानून का, यानी स्वतंत्र राज्य के पारस्परिक संबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून का संचालन करने में अधिक महत्व रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? जिस प्रकार समाज में व्यक्ति बिना नियमों, कानूनों और रीति रिवाजों के नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई भी राज्य बिना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अन्य राज्यों से अपने विभिन्न प्रकार के संबंध नहीं बना सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल देने वाला विषय है। तो इसी कारण इसका आंसर सी है। पश्चिम में आधुनिक राज्यों का जन्म किस शताब्दी में हुआ? तो आधुनिक राज्य या 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी? तो इसका आंसर सिंपल सा है, 17वीं शताब्दी में हुआ। 17वीं शताब्दी में आधुनिक राज्य, इसकी क्या विशेषता थी? आधुनिक राज्य प्रणाली एक निरंतर क्रमिक विकास का फल है, यानी क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। पश्चिम में आधुनिक राज्यों का जन्म 17वीं सदी में 1648 ई के वेस्टफेलिया की संधि से समझा जाता है। वेस्टफेलिया की संधि 1648 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीयता को समझना वैसा ही आवश्यक है जैसा किसी भावना के सब कमरे में प्रवेश करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए एक ऐसी मास्टर कुंजी पा लेना जिसकी सहायता से वह सब कमरों को खोल सके। यह किसकी उक्ति है? ये उक्ति है शार्प और कर्क की। वस्तुतः वर्तमान समय में राज्यों के व्यवहार की व्याख्या अधिकांश रूप में उनकी राष्ट्रीय आशाओं, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं और संघर्षों के रूप में की जाती है। ये व्यक्ति हैं शार्प और कर्क ने, ये इनका स्टेटमेंट है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वयं में साध्य न मानकर एक साधन मानते हैं। ये कौन से व्यक्ति हैं जो स्वयं में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वयं में साध्य न मानकर एक साधन मानते हैं? तो कौन से वादी जो मीन्स मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को? यथार्थवादी, आदर्शवादी, बी, सी व्यक्तिवादी या समाजवादी? तो इसका आंसर है बी, आदर्शवादी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी दृष्टिकोण राजनीतिक नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय लोकमत, विश्व संघवाद, विश्व सरकार के आदर्श के साथ बंधा है। ये शांति और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। तो इसका आंसर बी है, आदर्शवादी की ये विचारधारा है। अब आगे करते हैं क्वेश्चन। शक्ति के नाम से लक्षित स्वार्थों का विचार ही वह प्रमुख मार्गदर्शक है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थ का पथ प्रदर्शन करता है। ऐसा किसने कहा था? क्या वो मॉर्गनथाउ ने कहा था, रॉबर्ट टकर ने कहा था, स्टैनली हॉफमैन ने कहा था या किवनसी राइट ने कहा था? तो ये तो आसान है, ये मॉर्गनथाउ का विचार है। भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत तथा लद्दाख के मोर्चे पर एक पक्षीय बड़े पैमाने पर चीन ने कब आक्रमण किया? ये तो आक्रमण
कि 2/1962 डेट दे रखा है, 19 नवंबर या 20 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है डी, 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर एकाएक आक्रमण किया और 21 नवंबर 1962 को एक पक्षीय युद्ध विराम कर दिया। चीन का उद्देश्य था भारत की निर्बलता को जगत पर प्रसिद्ध करना और अपनी धाक जमाना। तो इसका आंसर 20 अक्टूबर 1962 को अचानक हमला किया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन विदेश नीति द्वारा होता है, जिसे सही ढंग से लागू कौन करता है? तो सही ढंग से लागू करने का काम जाता है किसको? अर्थनीति को, युद्ध नीति को, कूटनीति को या शिक्षा नीति को? तो सीधा सा अर्थ होता है इसका कूटनीति को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कूटनीति के आधार पर चलती है। अब 82 क्वेश्चन देखते हैं। किसी एक शक्ति के साथ गुट वृद्धि हो जाने का मतलब यह है कि हम अपना मत त्याग रहे हैं, उस नीति को भी छोड़ रहे हैं जिसका हम अनुसरण करते हैं। ये किसकी युक्ति है? V.K. कृष्ण मेनन, महेंद्र जैन, पंडित जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हीं का कथन है कि किसी एक शक्ति के साथ गुट वृद्धि या गुटबंदी हो जाने का मतलब ये है कि हम अपना मत त्याग रहे हैं, उस नीति को भी छोड़ रहे हैं जिसका हम अनुसरण करते हैं। भारत और चीन सीमा विवाद को हल करवाने के ध्येय में म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया तथा संयुक्त अरब गणराज्यों के प्रतिनिधियों ने श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में कब से कब तक सम्मेलन किया? ए 8 दिसंबर से 15 दिसंबर 1963 तक, 10 दिसंबर से 12 दिसंबर 1962 तक, 5 दिसंबर से 7 दिसंबर 1961 तक या 10 नवंबर से 20 नवंबर 1962 तक? तो इसका आंसर है बी, 10 दिसंबर से 12 दिसंबर 1962 को, यानी 2 दिन की बैठक थी। 31 वर्ष बाद चीन के प्रधानमंत्री ली फंग एक उच्च स्तरीय दल के साथ यह सदिवसीय यात्रा पर किस तिथि को भारत आए? यानी 31 वर्ष बाद भारत के प्रधानमंत्री चीन के प्रधानमंत्री ली फंग एक उच्च स्तरीय दल के साथ यह सदिवसीय यात्रा पर किस तिथि को भारत आए? तो वो तिथि है 11 दिसंबर 1991, 1991 में 11 दिसंबर। किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति आर वेंकटरमन चीन के राष्ट्रपति यांग सांकुन के निमंत्रण पर 6 दिवसीय सरकारी यात्रा पर चीन गए? तो ये भी एक डेट का सवाल है। इसका आंसर है सी, 17 मई 1992। पहले वो आए, फिर इसके बाद भारतीय राष्ट्रपति गए। अब क्वेश्चन नंबर 86। साम्यवादी चीन के प्रति नेहरू और उनके सहयोगियों का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से तुष्टिकारी था। ये किसका उक्ति है? विंसेंट सियन या पामार या डॉक्टर वीपी दत्त या नांग पिंग नांग? तो ये कथन पामर का है, पामार। इन्होंने 1954 से 1957, 1954 से 1957 का काल भारत चीन संबंधों में प्रमोद काल कहलाता है। 29 जून 1954 को दोनों राष्ट्रों के मध्य 8 वर्षीय व्यापारिक समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत भारत ने तिब्बत से अपने अंतर्देशीय अधिकार को चीन को सौंप दिया। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन से पूर्व स्वामी विवेकानंद को धर्म सम्मेलन के सभापति के नाम एक परिचय पत्र किसने दिया? प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, मिस मेयो, डॉक्टर बलदेव
राज नायर या गुंथन डीन्स ने? तो इसका आंसर है ए, प्रोफेसर राइट, यानी हेनरी राइट। प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने दिया। एंड प्रोफेसर राइट ने विवेकानंद को पश्चिम पत्र दिया, परिचय पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने यहाँ के सारे विद्वान प्रोफेसरों की इकट्ठी विद्वता से भी कहीं अधिक विद्वान है। तो ये उनका कथन था। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण करने की घोषणा किस तिथि को हुई? यानी घोषणा किस तिथि को हुई संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की घोषणा? तो ये 30 अक्टूबर 1943 को ये घोषणा हुई थी और 1945 को स्थापित कर दी गई थी। तो अगला आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईरान की राजधानी तेहरान में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, जिसमें क्या विश्वास व्यक्त किया गया? ईरान की राजधानी तेहरान में एक सम्मेलन हुआ, उसमें कौन सा विश्वास व्यक्त किया गया? ये है, क्या वह विश्वास क्या था? संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद युद्ध समाप्त हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद धुरी राष्ट्र मित्र राष्ट्र के नियंत्रण में होंगे। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद प्रत्येक राष्ट्र सुरक्षित हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण के बाद संसार का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र एवं सुखी जीवन यापन कर पा सकेगा। तो इसका आंसर डी था, ये विश्वास व्यक्त किया गया था उस समय ईरान की राजधानी तेहरान में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन के दौरान। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन कब से कब तक चला? तो ये भी एक डेट है, इसको हम डायरेक्टली जान लेते हैं। इसका है 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक, बी आंसर। किसकी रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित भी किया जा सकता है? ऐसा कौन सा अंग है जिसकी रिपोर्ट पर महासभा से निलंबित भी किया जा सकता है देशों को? तो वो है सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर सदस्य देशों को महासभा से निलंबित भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 92, संयुक्त राष्ट्र संघ में साम्यवादी चीन की सदस्यता का प्रश्न क्या स्पष्ट संकेत देता है? सदस्यता का प्रश्न जटिल है, सदस्यता सोच समझकर देनी चाहिए, सदस्यता आसानी से मिलनी चाहिए, या सदस्यता का प्रश्न एक राजनीतिक प्रश्न है? 92 का आंसर है डी। लंबे समय तक अमेरिका ने चीन की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान नहीं की और राष्ट्रवादी चीन को ही चीन की कानूनी सरकार मानता रहा। जब तक चीन की सदस्यता का सवाल सुरक्षा परिषद में उठता तो अमेरिका वीटो का प्रयोग करता था। तो ये इसका आंसर डी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान 70 अनुच्छेदों में है। इसमें न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, कार्य, संचालन, नियम आदि सभी आवश्यक बातें दी हुई है, यानी लिखी हुई है। 3 अप्रैल 1946 हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। वर्तमान समय में लोक प्रशासन व्यवहारिक रूप में हमारे समस्त जीवन और कार्यों पर आच्छादित हो चुका है तथा हमारी सभ्यता का मूलाधार बन चुका है। यह कथन किसका है? 94 में ये है स्टेटमेंट। ये कथन क्या प्रोफेसर होल्डोलहम का है, या डिमॉक का है, वाल्डो का है, या एल.डी. वाइट का है? तो ये कथन है डिमॉक का। डिमॉक ने कहा था
कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन व्यवहारिक रूप में हमारे समस्त जीवन और कार्यों पर आच्छादित हो चुका है और हमारे समाज सभ्यता का मूलाधार बन गया है। तो ये है लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन, ए ऑप्शन है, लोक प्रशासन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा संगठित प्रयास है, या लोक प्रशासन वैयक्तिक उद्देश्य के लिए प्रशासकों द्वारा वैयक्तिक प्रयास है, लोक प्रशासन जन कल्याण हेतु कार्यपालिका द्वारा संगठित प्रयास है, या लोक प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए राज्यों द्वारा विशेष प्रयास है। तो इसका आंसर है ए, लोक प्रशासन सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा संगठित प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 96, 7 अक्षरों में समाहित लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को किसने स्पष्ट किया। तो इसका आंसर देख लेते हैं, फिनकर ने, डी वाइट ने, विलोबी ने, या लूथर गुलिक ने। इसका आंसर लूथर गुलिक है। लूथर गुलिक ने ही 7 अक्षरों में पोस्ट कोड जिसे कहते हैं में समाहित लोक प्रशासन के विशेष क्षेत्र को स्पष्ट किया। तो आगे के क्वेश्चन करते हैं। ओहो, क्वेश्चन नंबर 97, लोक प्रशासन में किस तत्व का केंद्रीय महत्व है। ईश्वरीय तत्व, नैतिक तत्व, मानवीय तत्व, या मनोवैज्ञानिक तत्व। तो केंद्रीय महत्व लोक प्रशासन में होता है सी, मानवीय तत्व का। यदि हमारी सभ्यता असफल हो जाती है तो यह मुख्य रूप से इस कारण होगी कि प्रशासन का पतन हो गया। यह उक्ति किसकी है, यह स्टेटमेंट किसका है। यह स्टेटमेंट है प्रोफेसर डॉन हम का। प्रोफेसर डॉन हम का। किस देश में अवरोध और संतुलन के सिद्धांत द्वारा व्यवस्थापिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर रहता है। किस देश में अवरोध और संतुलन के सिद्धांत द्वारा व्यवस्थापिका का नियंत्रण कार्यपालिका पर रहता है। क्या वो कनाडा है, जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, या फिर फ्रांस है। तो इसका आंसर है सी, अमेरिका। अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा की गई संधि या समझौते को कांग्रेस के 2/3 बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है। राष्ट्रपति जिन संघीय पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है उनका अनुमोदन सीनेट के द्वारा होना आवश्यक होता है। प्रशासकीय नियंत्रण की अंतिम संवैधानिक शक्ति कांग्रेस में निहित है, ना कि राष्ट्रपति में। तो इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका है। मुख्य प्रशासक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कार्यालय की देख रेख करना, प्रशासकीय नीति का निर्धारण करना, विभिन्न विभागों में समन्वय रखना, अधीनस्थ कर्मचारियों पर ध्यान रखना। तो पब्लिक एड का क्वेश्चन है बी, प्रशासकीय नीति निर्धारण करना मुख्य काम इसका प्रशासक का है। क्योंकि बी है इसलिए मुख्य प्रशासक नीति क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के सिलसिले में सामान्य रूपरेखा का विस्तृत रूप देता है और इस कार्य में वह नियमों उपनियमों की रचना करता है। संगठन सत्ता का अब से 101 प्रश्न देखते हैं। संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित और निर्धारित किया जाता है तथा उसका समन्वय किया जाता है। किसने कहा? ये कथन है लूथर गुलिक का। एक बार और स्टेटमेंट इसका पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं। संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है यानी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित और निर्धारित किया जाता है तथा उसका समन्वय किया जाता है। ये लूथर गुलिक ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक संगठन का आधार है। औपचारिक संगठन का आधार क्या है? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत,
यांत्रिक या परस्परवादी सिद्धांत, मानवीय सिद्धांत या नैतिक सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, यांत्रिक यानी मैकेनिकल और परंपरावादी सिद्धांत। अनौपचारिक संगठन का आधार है परस्परवादी सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत, मानवीय सिद्धांत या सामाजिक सिद्धांत। तो इसका आंसर सीधा सा है सी, मानवीय सिद्धांत। प्रशासकीय संगठन का महत्वपूर्ण तरीका है, प्रशासकीय संगठन का महत्वपूर्ण तरीका है आदेश की एकता, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, आदेश की अवहेलना या पद सोपान। इसका आंसर है डी, पद सोपान। प्रशासकीय संगठन का महत्वपूर्ण तरीका है पद सोपान का मतलब होता है हायरार्की, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद नीचे, या नीचे से ऊपर जाना, कोई भी पॉलिसी या ऊपर से नीचे जाना पद सोपान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ बढ़ते हैं। नियंत्रण का विस्तार यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल किस उद्यम के मुख्य निष्पादक तथा उसके मुख्य साथी कार्यक्रमों के बीच सीधे और स्वाभाविक संचार की संख्या और क्षेत्र है? यह किसका कथन है? नियंत्रण का विस्तार यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल किसी उद्यम के मुख्य निष्पादक तथा उसके मुख्य साथी कार्यक्रमों के बीच सीधे और स्वाभाविक संचार की संख्या और क्षेत्र से है। तो ये कथन है डिमॉक का, डिमॉक ने कहा था। ये संगठन एक एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। भारत में, जापान में, अमेरिका में या रूस में संगठन की एकीकृत ये व्यवस्था है ए, भारत में। भारत में क्यों है? प्रशासन की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद से में होती है। ये मंत्री प्रशासन के सभी विभागों पर नियंत्रण रखते हैं और समान प्रशासनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए टीम भावना से काम करते हैं। इसीलिए संगठन में एकीकृत व्यवस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है भारत, फ्रांस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का। बी, फ्रांस का। संगठन में एकीकृत व्यवस्था, ऊपर संगठन की एकीकृत और संगठन में एकीकृत में अंतर है थोड़ा। संगठन में एकीकृत का अर्थ होता है संपूर्ण देश में यानी फ्रांस में को वहाँ डिपार्टमेंट में वोट दिया गया है यानी बांट दिया गया है। इसके सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी को प्रीफेक्ट कहा जाता है, जो केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उसी के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। तो इसका आंसर फ्रांस है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सत्ता का डेलीगेशन यानी सत्ता का प्रत्यायोजन का अर्थ दूसरे को केवल कर्तव्य सौंपने से कुछ अधिक होता है। प्रत्यायोजन का सार है दूसरों पर स्वविवेक का अधिकार सौंपना, ताकि वह व्यक्ति अपनी कर्तव्य संबंधी विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने में अपने निर्णय का प्रयोग कर सके। यह युक्ति है किसकी है? टेरी, मूनी, मिलेट या एस खेरा की। किसकी है ये युक्ति? सी, मिलेट की। लूथर गुलिक ने विभागीय संगठन के कितने आधारों को स्वीकार किया है? तो ये आधार कौन से हैं लूथर गुलिक के? 4 आधार को स्वीकार किया है। देखते हैं, सी इसका आंसर है। कौन कौन से हैं? प्रोसेस, पहला है पर्पज उद्देश्य, दूसरा है प्रोसेस यानी प्रक्रिया, तीसरा है पर्सन यानी व्यक्ति और चौथा है प्लेस यानी 4P। चूँकि ये चारों शब्द अंग्रेजी के पी से शुरू होते हैं इसलिए इसे कहते हैं। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 109। प्रशासनिक संचरण की मौलिक इकाई को कहा जाता है क्षेत्र, प्रक्षेत्र या विभाग या अंग। तो इसका आंसर सी, विभाग कहते हैं। मौलिक इकाई डिपार्टमेंट में बटे होते हैं। विभाग पर प्रशासकीय कार्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व रहता है। प्रशासकीय पद सोपान को में मुख्य कार्यपालिका के बाद
विभाग का नाम आता है, मुख्य कार्यपालिका के बाद विभाग का नाम हायरार्की में। ये सिस्टम है। आगे है, भारत में विभागीय संगठन के कितने सोपान हैं? भारत में विभागीय संगठन के कितने सोपान हैं? 3 सोपान हैं। ये 3 कौन कौन सोपान है? प्रथम सोपान का अध्यक्ष मंत्री होता है। दूसरे सोपान का सचिवालय संगठन होता है, जिसमें हर विभाग का अध्यक्ष सचिव होता है। तीसरे सोपान में मंत्रालय से संबंधित विभाग है, जिसका मुख्य अधिकारी महानिरीक्षक या महासंचालक होता है। यानी 3 भागों में बटा है, थोड़ा सा ध्यान रखना। सरकार लोक निगम सरकारी सत्ता द्वारा निर्मित एक संयुक्त निकाय है। यानी एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। सरकार लोक निगम सरकारी सत्ता द्वारा निर्मित एक संयुक्त निकाय है, जिसकी शक्तियां और कार्य परिभाषित होते हैं और जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। किसने कहा था? ये कथन बी ऑनेस्ट डेविज का है। ऑनेस्ट डेविज ने कहा था कि सरकार लोक निगम सरकारी सत्ता द्वारा निर्मित एक संयुक्त निकाय है, जिसकी शक्तियां और कार्य परिभाषित होते हैं और जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं। भारत में लोक निगमों का इतिहास कब से शुरू हुआ? तो भारत में लोक निगमों का इतिहास, इसका आंसर है 1936, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होने के बाद 1935 के। सॉरी 1934, इसका आंसर 1936 नहीं है। इसका आंसर है 1934। यानी 1934 में पहली बार ब्रिटिश सरकार शासन में यह रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। चूँकि अंग्रेज निगम प्रणाली को प्रोत्साहित करना नहीं चाहते थे, इसलिए 1947 तक आज़ादी के समय तक रिजर्व बैंक के अलावा और कोई दूसरा निगम स्थापित नहीं किया गया। लोक निगम को कौन संगठित करता है? संसद, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति या न्यायपालिका? लोक निगम को सीधा सा अर्थ है संसद संगठित करेगा। लोक निगम की सबसे प्रमुख ज्वलंत समस्या है नीति संबंधी मामलों और दिन प्रतिदिन के प्रशासन में अंतर, संसदीय नियंत्रण के नाम पर विभागीय मंत्रियों का हावी होना, स्वायत्तता और उत्तरदायित्व में संतुलन, निजी उद्योगों के साथ प्रतियोगिता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी। सी क्यों है? लोक निगम की सबसे प्रमुख ज्वलंत समस्या है स्वायत्तता और उत्तरदायित्व में संतुलन। 116वां क्वेश्चन। ब्यूरो विभाग का मुख्य आंतरिक इकाई होता है। इसका प्रधान संगठन के प्रति उत्तरदायित्व होता है और उसके निर्देश में कार्य करता है। ब्यूरो का ढांचा एक रूप होता है जिसका निर्माण एक कार्य या संबंध कार्यों के लिए किया जाता है। यह प्रशासन की एक कार्य इकाई होती है और विभाग समन्वयकारी साधन होता है। किसका कथन है? ये कथन BLD वाइट का है। क्या है कथन? ये कथन क्या है? ब्यूरो विभाग का मुख्य आंतरिक इकाई होता है। ब्यूरो इसका प्रधान संगठन के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके निर्देश में कार्य करता है। ब्यूरो का ढांचा एक रूप होता है, यानी एक रूप में होता है, जिसका निर्माण एक कार्य संबंध कार्यों के लिए किया जाता है। यह प्रशासन की एक कार्यकारी इकाई होती है तथा विभाग समन्वयकारी साधन होता है। स्वतंत्र नियात्मक आयोग कहाँ के संविधान की मूलभूत विशेषता है? स्विट्जरलैंड, चीन, भारत या अमेरिका का?
डी अमेरिका। अमेरिका में स्वतंत्र नियामक आयोग पाए जाते हैं, बनाए गए। नियामक आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? नियामक सिद्धांत, संघीय सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत या राजकीय सिद्धांत? इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर है, सी। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही किस भाषा के शब्द से निर्मित हुआ है? जापान, फ्रांसीसी, अंग्रेजी या यूनानी? ब्यूरोक्रेसी यूनानी भाषा से निकला है। नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली है जो कौशल, निष्पक्षता और मानवता के अभाव से ग्रस्त होती है। ये किसका कथन है? मैक्स वेबर, ग्लेडेन लॉस्की या जॉन ए विग का? मैक्स वेबर ने कहा था कि नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली है जो कौशल, निष्पक्षता और मानवता के अभाव से ग्रस्त होती है। लोक सेवाओं के स्तर और योग्यता के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? लोक सेवाओं के स्तर और योग्यताओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? कार्यपालिका की या भर्ती, रिक्रूटमेंट की, आयोग की या ब्यूरो की? तो इसका आंसर है 121 बी, रिक्रूटमेंट बोर्ड की। रिक्रूटमेंट बोर्ड ही निर्धारित करता है कौन सी योग्यता होगी। 122 यानी भर्ती। रिक्रूटमेंट संपूर्ण लोक सेवाओं के ढांचे की आधारशिला है, ऐसा किसने कहा था? किंसले, स्टॉल ने या डिमॉक ने या जिंक ने? इसका आंसर सीधा सा है बी, स्टॉल ने कहा था। लोक सेवाओं के स्तर और योग्यता का निर्धारण इसी के द्वारा होता है तथा प्रशासन की उपयोगिता भी इसी से परिलक्षित होती है। भर्ती यानी रिक्रूटमेंट लोक सेवा की कुंजी मानी जाती है। अब एंडिंग क्वेश्चन आने वाला है। यह कर्मचारियों के लिए पदोन्नति पुरस्कार अथवा स्वाभाविक पुरस्कार के रूप में प्रत्यक्ष महत्व रखती है। वास्तविक पदोन्नति एक पुरस्कार है, जबकि पदोन्नति का अवसर संभावित पुरस्कार है। यह किसकी उक्ति है? विलोबी, वाइट या जी पॉटी या प्रॉक्टर? तो 123 इसका है डी, प्रॉक्टर की ये बात कही थी। बजट किस भाषा के शब्द से बना है? बजट फ्रांसीसी भाषा से बना है, बजट शब्द आया है। प्रशासन पर नियंत्रण रखने हेतु न्यायपालिका को भारतीय संविधान के द्वारा कौन कौन से अनुच्छेद के तहत लेख जारी करने का विशिष्ट यानी रिट कौन कौन से अनुच्छेद द्वारा जारी किया जाता है? आर्टिकल 32 और 226 के द्वारा। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।